और रूस के हमले में मारे गए इस भारतीय छात्र नवीन के रिश्तेदार और विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बीच भी बातचीत हुई है और अधिकारी ने क्या कुछ इसको लेकर जानकारी दी है वो आपको सुनवा देते हैं। सर, आई एम नवीन Gangotra brother, sir, cousin brother. Just now we received is no more now in air clash. Yes, not in air clash. There was a shelling taking place. He was outside buying grocery. Sir. Kannada, Telugu, Kannada, Tamil. I talk with Kannada or English both. Okay. So he was out buying some groceries, and there was some shelling taking place at that point of time. Unfortunately, he succumbed to that. In that. Yes, sir. It's possible to hand over our body, sir? Please, Shivakumar, please understand it is a war zone. We have kept the body in the morgue presently. If we will be making all out efforts to preserve it and take it out whenever it is possible. Okay, sir. It's 100% happened, sir. I'm sorry? Naveen now 100% no more, sir. Is any possible to see him? I'm really sorry to confirm that is the case. Okay, sir. The student contractor has identified, his friends have identified, and therefore we are really sorry to confirm that. तो आप देख रहे हैं कि मृतक छात्र नवीन के रिश्तेदार विदेश मंत्रालय के अधिकारी से बातचीत करते हुए और बहुत ही दुखद कि छात्र की मौत हो गई है और अब एक गंभीर संकट यहां पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जो और छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित वापसी कैसे की जाए और हमारे स्तर पर हमारे देश की ओर से क्या कोशिशें की जा सकती हैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अब क्या किया जाना चाहिए? राजदूतों को तलब किया गया है और सेफ पैसेज की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह की गंभीर परिस्थितियां दोनों देशों के बीच हैं तो रास्ता निकलेगा कैसे? देखिए, ये बात जो थ्योरी में होती है वो डिफरेंट है। एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब दो देश लड़ रहे हैं और आपको सेफ वॉर जोन बनाने हैं तो दोनों के कमांडर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। यहां पे रोल आता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का और रेड क्रिसेंट बॉडीज का। इनका रोल आता है जो कमांडर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको पावर होती है और इस एरिया में उनको आने की पूरी जिसको कहते हैं फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट, यूक्रेनियन गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि आप इन बॉडीज को आने दीजिए। वो लोकल कमांडर्स के साथ मिलके व्हाइट फ्लैग मीटिंग करके वो सारी की सारी चीजें की जा सकती हैं। सेफ जोन, नो फ्लाई जोन, नो वॉर जोन, ये सारे क्रिएट हो सकते हैं प्रोवाइडेड देयर द विल। बट क्वेश्चन ये है कि इस बात को अहमियत ही नहीं दी गई थी क्योंकि वेस्टर्न पावर चाहती थी कि ये लड़ाई शुरू हो जाए और ये प्रॉब्लम जो थी ये रशिया को डाउन करने के लिए थी। भारत सरकार को रशियन गवर्नमेंट से और यूक्रेनियन गवर्नमेंट से ये अपील करनी चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम को अपने कमांडर्स तक पहुंचाएं ताकि अगर आपको नो वॉर जोन या ठीक है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, वो तो हम देख ही रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच चल रही है और पिस रही है आम जनता। लेकिन सवाल तो ये है कि अब क्या यूएन को आगे आना चाहिए? किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं कि और कैजुअलिटीज हमें ना देखनी पड़े? यूएन को आगे आना चाहिए। यूएन क्यों नहीं आ रहा आगे? देखिए, यूएन बेसिकली जैसे जनता भी बता रहे थे, ब्यूरोक्रेसी उनकी बड़ी स्लो है। वो आपने क्रोएशिया में देख लिया, आपने यूगोस्लाविया में देखा। यूएन जो है लिमिटेड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, लिमिटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होती है। वो किस चैप्टर में काम कर रहे हैं उनको उसकी ज्यादा फिक्र होती है। अब यूएन भी आ सकती है और अगर यूएन जब आ जाएगी, यूएन रेड क्रॉस मिलके ये इस काम को अंजाम दे सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अफ्रीका में देखा है, ये हो सकता है प्रोवाइडेड पीपल आर रेडी टू डू इट। यहाँ पे रिलक्टेंस आती है एजेंसी के साथ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस का सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम है कि यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं उनमें खुद इतना बड़ा विवाद है और नेटो ये लगातार यही एक कोशिश कर रहा है कि रशिया एग्रेसर है, इन्वेडर है, जेनोसाइड करवा रहा है, वॉर क्रिमिनल है पुतिन। और इस चक्कर में आम जो नागरिक है, यूक्रेन के फॉरेन स्टूडेंट्स है, फॉरेन लोग जो है यूक्रेन में फंसे हुए, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। एक ग्लोबल मूवमेंट, जब तक एक ग्लोबल प्रेशर नहीं बनेगा यूनाइटेड नेशंस पे, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है सिर्फ सुप्रीमेसी, ईगो की लड़ाई। जल्दी से कमेंट आपका त्रिपाठी जी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये यूएन जो है, यूएनजीए की मीटिंग भी हो रही है, फिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बात तो आगे बढ़ नहीं पा रही है। देखिए, बात बढ़ नहीं पा रही क्योंकि यूएनजीए में जो प्रस्ताव पास होता है, भले ही 2/3 बहुमत से पास हो, उसकी कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होती, ना ही आईसीजे की होती है, इसीलिए एवरी कंट्री गेट्स स्कॉट फ्री। बाकी रही बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल शायद ये कर सकती है, ये प्रस्ताव पास कर सकती है कि वहाँ यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि वो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, पीस मेकिंग फोर्सेज नहीं होती। और जब वो तब मोबिलाइज की जाती हैं जब सीजफायर हो जाता है, उसके बाद यूएन के पास कोई अपनी परमानेंट खत्म हो जाता है, तब वो आती हैं पिक्चर। यूएस कई देशों की फोर्सेस को लेकर के और कई देश उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और यूएस तब वो करता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर के पास रशिया में बेलगोरोड नाम की एक जगह है जहां एक इंडियन टीम ऑलरेडी भेज दी गई है। और अब चूंकि विदेश सचिव ने रूसी और यूक्रेनी दोनों से बात की है कि हमें खार्किव से बेलगोरोड तक वो किया जाए, क्योंकि खार्किव से बेलगोरोड सिर्फ 40 या 45 किलोमीटर है। खार्किव वालों के लिए वो ठीक है। और कीव की जहाँ तक बात रही, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 400 स्टूडेंट्स ट्रेन से कीव से बॉर्डर पहुंच गए हैं और 1000 करीब और पहुंचने। ठीक है त्रिपाठी जी, एक कमेंट ले लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन भी हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, अब आप देंगे एडवाइस वहां पर फंसे हुए स्टूडेंट्स को कि जाहिर तौर पर उनकी चिंता बहुत बढ़ गई होगी जब अब एक भारतीय छात्र की मौत भी हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपको अनम्यूट करना होगा। जी हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया है अपने आप को। मैं आपके सब पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, बड़ी दिलचस्प उन्होंने सब ने सजेशंस भी दिए। खासतौर पर विंग कमांडर बख्शी ने बिल्कुल सही कहा है। यूएन के साथ साथ मिलकर कुछ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज जो होती हैं, जैसे कि आईसीआरसी है खासतौर पे, इनको एक्टिवेट किया जा सकता है और उनको इस्तेमाल किया जाए रिक्वेस्ट करके। और आमतौर पे ये अक्रॉस द बोर्ड इनके लिए रिस्पेक्ट होती है। व्हाइट फ्लैग लेकर ये जाते हैं और इलाकों में टेम्पररी सीज फायर भी हो सकती है और उसके जरिए ला सकते हैं। खास तौर पे एक चीज याद मैं दिला दूं, रूस नहीं चाहता कि किसी तरह से उसके ऊपर लड़ाई के बाद या किसी वक्त जो है बाद में ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज का जो है कलंक लगे उसके सर पे। ऐसे भी वो काफी अंडर प्रेशर है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल, ये आरोप तो लगातार यूक्रेन की ओर से लगाए जा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस। ये तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यही प्रेशर जो है रूस के ऊपर लगातार रखना चाहिए और रूस को बताना चाहिए कि ये उनकी भी जवाबदारी है कि यहां पर जो इंटरनेशनल नागरिक फंसे हुए हैं, जो युवा लोग फंसे हुए हैं, उनकी भी जवाबदारी होती है कि इनको इवैक्यूएट करने में मदद दें। मेरे ख्याल में अगर ये प्रेशर बना रहे, ना ही सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में मगर एक बायलैटरल तौर पे, जब उनको भी मालूम है कि उनके संबंध भारत के साथ इतने मजबूत संबंध है, तो हम शायद कुछ हद तक डायरेक्ट उनके साथ बातचीत करके ये प्रेशर भी डाल सकते हैं। जी, और लेफ्टिनेंट जनरल, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी यूक्रेन पहुंच गया है। ये पूरा मामला वहां भी गया है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत से वहां पर वृद्धाश्रम हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको टारगेट कर रही है रूसी सेना। लेकिन अब इन कोर्ट्स में तो बहुत ही लंबी कार्रवाई चलती है, जिसके लिए हमें लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी एकदम हम क्या कर सकते हैं, ये अहम सवाल है। सरकार को क्या करना चाहिए अब इस वक्त?
मैं जैसे मैंने आपको अभी सलाह दी कि सरकार को डायरेक्ट टॉक्स जो हैं रूस के साथ करनी चाहिए, रूस की लीडरशिप के साथ करनी चाहिए और उसके जरिए शायद कुछ बायलैटरल तौर पे कोई अरेंजमेंट हो। वो यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं, यहां पर बड़े एक्टिव एम्बेसडर हैं, उनके साथ बातचीत करें कि वो भी इसको प्रपोज करें रूस को। जब भी लड़ाई होती रहती है इस तरह से, जब लड़ाई चलती रहेगी और ये लड़ाई काफी दिनों तक चल सकती है, तो शायद ये ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कि हमारे छात्र वहां फंसे रहें और उनके पास खाना पीना किसी तरह का साधन नहीं होगा वहां पर। तो इसलिए जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनली अगर हम इसको यूएन के अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं, एक बायलैटरल तौर पर भी इसको ऊपर हम प्रेशर डालें। जी, और जैसा आपने कहा कि रूस से बातचीत करने का यह भी फायदा होगा लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब की जो ईस्टर्न पार्ट में है वहां पर स्टूडेंट जिनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है बॉर्डर तक पहुंचना, तो वो तो रूस से वो बाहर एग्जिट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर खार्किव की बात की जाए तो लगभग 20 से 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है वहां से रूसी बॉर्डर, तो वहां से जाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा अगर इसकी परमिशन दे दी जाती है रूस की ओर से। बेशक ये तो है कि ईस्टर्न तरीके तरफ से वहां पे से नजदीक भी है और निकल भी सकते हैं, मगर आपके ज्यादातर छात्र जो हैं वो कीव में फंसे हैं इस वक्त, और तो इसलिए वहां पर एक सेफ पैसेज निकालना, और सेफ पैसेज का मतलब है 3-4 घंटे के लिए सीज फायर, टेम्पररी सीज फायर करना, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं होता है। इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट होता है, व्हाइट फ्लैग्स लगाकर, और दो फौजें जो है एक दूसरे के साथ बातें करती हैं, ये देखा है हमने बहुत जगहों पर। तो इसलिए एक विल चाहिए इसके लिए, जैसे आपके एक पैनलिस्ट ने कहा बिल्कुल सही तरीके से कि इसके लिए आपको एक विल चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अगर विल हो, रूस के ऊपर मैं समझता हूं अगर किसी का भी इन्फ्लुएंस है तो कुछ हद तक भारत का है, कुछ हद तक चीन का है, ठीक है। इसमें चीन को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है कि चीन के भी छात्र तो वहां फंसे हुए हैं साथ साथ। और आपको लगता है कि हम उस पोजीशन में हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबंध हैं पुतिन के साथ, और जेलेंस्की की ओर से भी जेलेंस्की भी अपील करते रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, तो आपको लगता है कि इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है और जरूर सहयोग मिलेगा? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, ये मुश्किलात तो इसमें बहुत पेश आएंगे, मगर मुझे इसमें ज्यादा पॉजिटिविटी इसलिए लगती है कि बड़े देशों को देखते हुए भारत उन देशों में से है जो इम्पार्शियल है इस वक्त, जो जिसकी इम्पार्शियलिटी इस्टेब्लिश की गई है, एक इन्फॉर्म्ड न्यूट्रलिटी इस्टेब्लिश की गई है, जिसकी वजह से शायद दोनों तरफ, दोनों पहलू जो हैं वो भारत की बात कुछ हद तक माने। जी, और एक जल्दी से कमेंट आरती टिक्कू आपका भी इस पर, कैसे समस्या का हल निकाला जाए? देखिए, मैं रविंद्र के साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूं कि ये वक्त है ग्लोबल कंसेंसस का, कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है या जो फॉरेनर्स बैठे हैं यूक्रेन में, फंस चुके हैं, उनको वहां से सेफ पैसेज दिया जाए, क्योंकि विदाउट ग्लोबल कंसेंसस ये बायलैटरल, जबकि मैं खुद भी कह रही हूं कि बायलैटरल लेवल पे भी इंडिया को रशिया के साथ, क्रेमलिन के साथ बात करनी चाहिए और कोई सुझाव निकालना चाहिए खार्किव के स्टूडेंट जो वहां फंसे वहां उस बॉर्डर के लिए। लेकिन ओवरऑल चूंकि वहां पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है, अफ्रीकन स्टूडेंट्स का भी हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, रेसिस्ट एटीट्यूड्स देख रहे हैं हम, नॉन वाइट पॉपुलेशन के खिलाफ देख रहे हैं यूक्रेन में, जबकि 1 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियंस वाइट क्रिश्चियन जो है रोमानिया, पोलैंड निकल गए, रेफ्यूजीज बन के जा रहे हैं। इनफैक्ट वो तो मानते नहीं है कि वो रेफ्यूजीज है। उस तरह का रेसिस्ट एटीट्यूड है कि अगर वाइट है तो वो रेफ्यूजी नहीं है, अगर नॉन वाइट है तो फिर वो, हाँ, उसके लिए मुसीबत है। तो मुझे लगता है ग्लोबल कंसेंसस की जरूरत है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार ये कहूंगी कि नेटो अपने आप को बड़ा ह्यूमैनिटेरियन दिखाने की कोशिश करता रहा है, बहुत ही अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, रूल्स की बात करता है, वर्ल्ड ऑर्डर जो रूल बेस्ड है उसकी बात करता है, तो कहां है आज उनका ह्यूमैनिटेरियनिज्म, तो कहां है उनके इंस्टीट्यूशंस? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.